हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोलाइड्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे चारों ओर कोलाइड्स किस किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब हम आज इन्हीं कोलाइड्स के एप्लीकेशंस को स्टडी करने जा रहे हैं। तो क्या इनके एप्लीकेशन हैं, किस तरह से हम कोलाइड्स के बारे में जो भी पढ़ा उसको डेली लाइफ में हम इसे कैसे यूजफुल पाते हैं, तो वो कहलाएंगे हमारे एप्लीकेशन। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशंस एंड फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। देखिए, स्मोक क्या है? स्मोक कार्बन और डस्ट पार्टिकल्स का एयर में कोलॉइडल सिस्टम है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो इसलिए हम अगर किसी भी स्मोक, इंडस्ट्री से निकलने वाले स्मोक में से कार्बन और डस्ट पार्टिकल को रिमूव करना चाहें तो हम इसका प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं, कोएगुलेशन कर सकते हैं। ये जो डस्ट के पार्टिकल और कार्बन के पार्टिकल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इंडस्ट्री से निकलने वाले स्मोक से बहुत ज्यादा इस कार्बन और डस्ट की वजह से पॉल्यूशन होता है। तो इस पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए हमें एक एपरेटस यूज करना होता है और उसको हम कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। और उस प्रेसिपिटेटर की सहायता से हम डस्ट पार्टिकल को प्रेसिपिटेट या कार्बन पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ये होता क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए, किसी इंडस्ट्री से स्मोक आ रहा है, तो इस स्मोक को हम क्या करते हैं, एक चिमनी है, इस चिमनी में पास करते हैं। इसमें देखिए ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर लगा हुआ है, इसको हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देंगे और इस चिमनी के नीचे अर्थिंग कर देंगे। ये जो स्मोक है, स्मोक में क्या है? कार्बन पार्टिकल्स हैं। ये आपका कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर हो गया। इसको हम बोलते हैं कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर ऑफ मेटल। आप चाहें तो इस वायर से प्लेट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर प्रेसिपिटेशन और थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना है। तो इस तरह से ये मेटल प्लेट्स, और ये क्या है? मेटल स्फीयर। आप कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं, आइदर मेटल प्लेट्स और मेटल स्फीयर, और इसी को हम क्या बोलेंगे? कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। यहां से आपका स्मोक गया और स्मोक पार्टिकल यहां पर जो है इनसे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के कांटेक्ट में आए, तो वहां पे जाके क्या हो गया? उनका प्रेसिपिटेशन हो गया। और ये जो प्रेसिपिटेटेड डस्ट पार्टिकल हैं वो कहां आ गए? नीचे। तो ये प्रेसिपिटेटेड एस। प्रेसिपिटेटेड एश यहां पे इकट्ठा हो गई, और आपका जो केवल हॉट गैसेस थी
वो यहां से विदाउट कार्बन निकल गए। तो ये पूरा जो सिस्टम है वो आपकी इंडस्ट्रीज में लगाना होता है, नेसेसरी है, जिससे आपके कार्बन पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में नहीं पहुंचते हैं। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। और इस प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर या पॉजिटिव चार्ज प्लेट से जाके न्यूट्रलाइज होते हैं। तो आप इसको जल्दी से चाहें तो नोट कर लें कि स्मोक इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड कार्बन और डस्ट पार्टिकल्स इन एयर before coming out the smoke from the chimney. It is passed through a chamber. ये आपकी चिमनी है, ये आपका चैम्बर है। It is passed through a chamber in which a positive charged sphere of metal connected with metal wire of high potential is suspended. Smoke contains negative charge particles of dust and carbon. When these negative charged particles come in the contact of this positive charge sphere or plate, they becomes neutralized and gets precipitated and settle down in the bottom of this chamber. Thus precipitated dust particles and carbon particles are removed time to time. So in this way we can purify we can remove the carbon particles from the स्मोक। दूसरा नेक्स्ट यूज देख लीजिए इन वाटर प्योरिफिकेशन। As you know that the river water, ponds water, lake water, these are generally used for drinking purpose in many areas, but the river water or pond water contains the colloidal particles of clay which are negatively charged. When you want to use this water for drinking purpose, then first of all we boil this water and then we add the alum. What happens? Alum precipitate the colloidal particles of dust. These dust particles or clay particles settle down, and after that the water is purified and we can use for drinking purpose. तो ड्रिंकिंग पर्पस का वाटर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम तालाब का पानी या रिवर का वाटर ले आए घर पे, उसको पहले बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने से भी कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो कोएगुलेट हो जाती हैं, प्रेसिपिटेटेड हो जाती हैं। लेकिन अगर कुछ डस्ट उसमें रह गई है, क्ले पार्टिकल्स रह गए हैं, हमने बताया था बॉइलिंग से भी प्रेसिपिटेशन हो जाता है, लेकिन क्ले जो पार्टिकल्स हैं नेगेटिव चार्ज अगर उसमें रह गए हैं तो बाद में उसमें एलम मिला दें, फिटकरी मिला दें, तो फिटकरी उनके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी और वो क्ले पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। तो इसमें जल्दी से नोट कर लें, वाटर इज प्योरिफाइड, वाटर इज प्योरिफाइड और पॉन्ड्स वाटर और रिवर वाटर
can be purified for drinking purpose with the help of alum. On adding alum, the suspended impurities in the form of colloid are coagulated and thus we get the water for drinking purpose. Third, in rubber industry, देखिए रबर में जो आपका नेचुरल रबर है, रबर के जो ट्री है, रबर ट्री से लेटेक्स मिलता है, दूध जैसा निकलता है, मिल्क, रबर मिल्क, इसको हम क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। तो इस लेटेक्स को प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या है? एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। इस लेटेक्स को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं जिससे रबर प्रेसिपिटेट हो जाती है और आपका जो भी रबर का आर्टिकल बनाना है वो तैयार हो जाता है। तो आप इसमें नोट कर सकते हैं कि लेटेक्स मीन्स रबर मिल्क इज द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स which is negatively charged and this latex can be coagulated by adding suitable electrolyte. Next, fourth, cleaning action of soap. हमने आपको बताया था कि जब भी कोई सोप को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो लोअर कंसंट्रेशन पर तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह, लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन हाई होती है तब ये क्या बनाता है? एक माइसेल फॉर्मेशन करता है। इस तरह से हमने माइसेल फॉर्मेशन आपको करके बताया था। ये नेगेटिव पार्ट है जो बाहर की तरफ हम शो कर रहे हैं RCONA का, और ये वाटर लविंग होता है तो बाहर की तरफ होता है। तो इस तरह से सोप को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इस तरह RCON अपने को एडजस्ट कर लेते हैं और ये माइसेल फॉर्मेशन करते हैं। इस माइसेल में करीब 100 मॉलिक्यूल्स तक RCOO हो सकते हैं। इस RCOO को हम ये CO आयन ये है और ये आपकी जो जिग जैग लाइन बना रहे हैं वो आपकी एल्किल ग्रुप है। तो ये माइसेल फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है? इस तरह के कई माइसेल आपके सोप को डिसॉल्व करने से बन गए। जो भी ऑयल होता है वो ऑयल इसके अंदर, इस माइसेल के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और उसका कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। कपड़े पे जो गंदगी है वो चिकनाई की वजह से है, ऑयल की वजह से है। ऑयल कपड़े पर जब लगता है तो वहीं पे गंदगी पकड़ करती है। तो अगर हम ऑयल को रिमूव कर देंगे तो आपका कपड़ा आसानी से साफ हो जाएगा। तो सोप का यूज क्यों करते हैं? माइसेल फॉर्मेशन के लिए। जब माइसेल बन जाता है तो उसमें ऑयल डिसॉल्व हो जाता है और उसका कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है और आसानी से आपकी चिकनाई और मिट्टी आपकी रिमूव हो जाती है। तो इस तरह क्लीनिंग एक्शन जो सोप का है वो कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्मेशन और माइसेल फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। आगे आता है इन बिल्डिंग रोड्स। देखिए रोड को बनाने के लिए पिच, काले रंग का जो पिच यूज किया जाता है इसको हम एस्फॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या है? ये वाटर में इमल्सन बनाया जाता है। अगर पहले आपने देखा होगा रोड्स पे जो डाबर बिछाया जाता था या पिच बिछाया जाता था उसको पहले मेल्ट किया जाता था, बहुत एनर्जी उसमें आपकी इन्वेस्ट होती थी। अब क्या करते हैं? इसको वाटर के साथ मिक्सअप करके इसका इमल्सन बना लेते हैं। इमल्सन क्या है? 2 इमिसिबल लिक्विड्स का कोलोइडल सॉल्यूशन है। तो इस इमल्सन को हम रोड्स पर बिछा देते हैं, वाटर बाद में वेपोराइज हो जाता है और आपका वो इजीली स्प्रेड किया जा सकता है। तो हम ये न्यू टेक्निक आजकल यूज कर रहे हैं जिसमें हम पिच को वाटर के साथ मिक्सअप करके मशीनों द्वारा उसका एस्फॉल्ट तैयार करते हैं जिससे हम इमल्सन भी बोलते हैं। जो एस्फॉल्ट क्या है?
इस पिच का वाटर के साथ इमल्सन है, फिर वो डायरेक्ट स्प्रे कर दिया जाता है, तो बार बार उसको हीट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, जो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसमें एक पोर्शन इमल्सन का और था, वो आपका रिमूव हो गया है, बट हम उसको थोड़ा सा एक्सप्रेस किए दे रहे हैं कि इमल्सन होते क्या है। तो ये आपका नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं, हम जो लास्ट इसका टॉपिक है उसको भी एक्सप्लेन किए देते हैं कि व्हाट आर इमल्सन्स। देखिए, इमल्सन जो है वो कोलोइडल सिस्टम है दो इमिसिबल लिक्विड्स के। दो इमिसिबल लिक्विड जो आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। जैसे आपने वाटर में ऑयल की ड्रॉप मिला दें या कुछ ऑयल मिलाएं, मिक्सअप करें, मिक्सअप करने के बाद थोड़ी देर रखा रहने दें, तो ऑन स्टैंडिंग दीज टू लिक्विड्स सेपरेट आउट, ऑयल मेक्स द सेपरेट लेयर अबव द वाटर लेयर। तो इस तरह से हमारे ये मिक्सअप नहीं रहते हैं, स्टेबल नहीं होते। तो अगर हम किसी तरह से इनको आपस में मिक्सअप कर दें और स्टेबलाइज कर दें, तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो क्या होगा? इमल्सन होगा। वो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होगा? इमल्सन होगा। तो आप इमल्सन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द कोलोइडल डिस्पर्सन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इन विच वन लिक्विड एक्ट्स एज डिस्पर्सन मीडियम एंड अदर लिक्विड एक्ट्स एज डिस्पर्स्ड फेज is called emulsion. For example, मिल्क में क्या है? मिल्क में वाटर है, ऑयली फैट है और कैसीन है। कैसीन क्या है? प्रोटीन है। तो मिल्क में जो वाटर है वो डिस्पर्सन मीडियम हो गया, ऑयल क्या हो गया? फैट क्या हो गया? डिस्पर्स्ड फेज हो गई, और कैसीन जो है इसमें वो इमल्सीफायर है। एक्चुअली हमने अभी बताया था कि जो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं वो अगर आप सेटल डाउन तो ऐसा ही रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो क्या होते हैं? अलग अलग लेयर बन जाती है। तो उस डिस्पर्स्ड फेज को स्टेबलाइज करने के लिए जो सब्सटेंस मिलाए जाते हैं दे आर कॉल्ड इमल्सीफायर। तो कैसीन इसमें क्या है? इमल्सीफायर है। और वो इमल्सीफायर का काम क्या होता है? उस इमल्सन में डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेना, जिससे वो आपस में जुड़ नहीं पाते। आप सिंथेटिक डिटर्जेंट्स या सोप्स को भी इसमें यूज कर सकते हैं। नकली दूध जो लोग बनाते हैं वो क्या करते हैं? एक मिल्क पाउडर जैसा आता है, उस पाउडर में क्या है? ऑयल या फैट मिलाया, थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला दिया और उसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर दिया, नकली दूध बन के तैयार हो गया। वो पाउडर कैसीन की तरह हो गया। मिल्क ऑयल जो मिलाया है वो आपका फैट हो गया, और डिटर्जेंट कैसीन की जगह जो इमल्सीफायर का वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आपने तमाम न्यूज चैनल्स पे देखा होगा नकली दूध जिसमें सिंथेटिक डिटर्जेंट का यूज किया जा रहा है। तो ये डिटर्जेंट क्या करता है? इमल्सीफायर का काम करता है, जो कि मिल्क में एक्चुअली कैसीन प्रोटीन के रूप में प्रेजेंट रहता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इमल्सन्स। टाइप्स ऑफ इमल्सन्स। इमल्सन्स आर of two types. Oil in water, पहला है oil in water जिसको हम OW टाइप इमल्सन बोलते हैं, और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल का WO टाइप इमल्सन्स। देखिए, ऑयल इन वाटर टाइप में क्या होगा? वाटर डिस्पर्सन मीडियम होगा, ऑयल डिस्पर्स्ड फेज। इसमें क्या होगा? ऑयल जो होगा वो डिस्पर्स्ड फेज होगी, और वाटर होगा डिस्पर्सन मीडियम। ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल वाटर में डिसॉल्व है। वाटर इन ऑयल मतलब वाटर ऑयल में डिसॉल्व है। जिसमें डिसॉल्व है वो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, तो वाटर डिस्पर्सन मीडियम
and dispersed phase is oil, then such type emulsions are called oil in water type emulsion. For example, milk, vanishing cream, etc. In water oil type emulsion, water is dispersed phase and oil is dispersion मीडियम. वाटर इसमें डिस्पर्स फेस होगा, वाटर की क्वांटिटी कम होगी, और वाटर किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑयल में. जैसे आपका बटर है, बटर में क्या है? ऑयली फैट प्लस वाटर. फैट ज्यादा क्वांटिटी में होता है तो वो कंटिन्यूअस फेज हो गई, डिस्पर्सन मीडियम बनाएगा, और वाटर के पार्टिकल उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, इसलिए उसकी डिसकंटिन्यूअस फेज हो गई और वो कहलाएगी डिस्पर्स्ड फेज. बटर हो गया. कोल्ड क्रीम्स हैं, वो भी इसी तरह का, ठीक है ना. तो बटर हो गया आपका, कोल्ड क्रीम हो गया. कॉड लिवर ऑयल, कॉड फिश का जो लिवर का ऑयल होता है वो कॉड लिवर ऑयल भी इसी तरह का एग्जांपल है. कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल जिसे बोलते हो, तो वो भी आपका ऑयल, वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन है. तो ये तो हो गए आपके इमल्सन और उनके टाइप्स. अब बात आती है इमल्सीफायर. इमल्सीफायर या इमल्सीफाइंग एजेंट. इमल्सीफाइंग एजेंट. इमल्सीफाइंग एजेंट कौन होते हैं, इमल्सीफायर कौन होते हैं? जैसा भी हमने आपको बताया था कि जो इमल्सन्स होते हैं वो प्योर लिक्विड से जब बनाए जाते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते हैं. अगर उनको थोड़ी देर तक स्टैंड रखा जाए, उनको ऐसे ही रख दिया जाए स्टेबल, तो थोड़ी देर में दोनों लिक्विड सेपरेट होने लगते हैं. तो इसलिए इनको स्टेबलाइज करने के लिए जो सब्सटेंस मिलाए जाते हैं वो कहलाते हैं इमल्सीफायर. The substances which are added to stabilize the emulsions are called emulsifiers. Emulsifier OW type emulsions के लिए प्रोटीन्स हैं, गम्स हैं, और नेचुरल और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स या सोप्स, ये आपके OW टाइप emulsions के लिए हैं. और WO टाइप emulsions के लिए हैवी मेटल साल्ट और फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, लैंप ब्लैक, ये सारे WO टाइप इमल्सन्स के लिए इमल्सीफायर के रूप में यूज होते हैं. अब बात आती है इमल्सीफायर का रोल क्या है. व्हाट इज रोल ऑफ हमने बताया था कि जो इमल्सीफायर है वो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना लेता है, और इस प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाने की वजह से जो कोलोइडल साइज के पार्टिकल हैं उनका एग्रीगेशन नहीं हो पाता है, और इसलिए फिर इमल्सन जो है दो अलग अलग लेयर्स में सेपरेट नहीं होता है. तो इमल्सीफायर का रोल क्या है? टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस और सस्पेंडेड पार्टिकल्स. दिस इज द रोल ऑफ इमल्सीफायर. तो इस तरह से आपका इमल्सन वाला भी टॉपिक पूरा हो गया. इसको आप पूरा नोट्स कंप्लीट करिए. ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. आगे हम नया नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करेंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे. तो आप उसके लिए तैयार रहिए, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए. और नेक्स्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक और दिस वॉल्यूम फर्स्ट. तो इसको हम आगे कंप्लीट कराएंगे. थैंक यू.